हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं अनअकैडमी स्टेट पीसीएस यूपी एग्जाम और लेट्स गेट यूपी एग्जाम की तरफ से आपके साथ जुड़ गई हूँ, डॉक्टर रैना सराफ। गाइस, मैं आपके लिए आजकल चूंकि मल्टीपल एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा भी इनिशिएटिव है कि भाई आपको कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, इसी पहल के चलते हम आपके लिए कुछ रिवीजन क्लासेस यानी कि कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जिसमें स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, कुछ टॉपिक्स, पूरे साल के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो इस पूरी सीरीज में सुबह 11 बजे की आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपने डाउट्स अपने टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोग पोस्ट करते रहेंगे। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले गाइज आपको बता दें कि अनअकैडमी देश का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारी इस क्लास में हम आपके साथ 2-3 चीजें डिस्कस कर सकते हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, एमसीक्यूज भी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। मेरा परिचय आप लोग जानते ही हैं, डेली आप लोग मुझसे मिलते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में। तो गाइज, हमारा टेलीग्राम चैनल पहले तो नोट कर ले, इसको सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। और उसके अलावा गाइस हमारा ये, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 12 दिसंबर तो ऑलरेडी निकल गई है, अब बात आती है 26 दिसंबर की। तो आने वाले इन सभी सेशंस के लिए और आगे के लिए भी हमारी एक टेस्ट सीरीज लगातार चलती है। सुबह 10 बजे संडे को ज्यादातर ये टेस्ट सीरीज हम कराते हैं गाइस। 200 नंबर की टेस्ट सीरीज होती है, उसमें जो भी आपका रैंक आता है उसमें हम आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये गाइस आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रैंक के अनुसार आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर जाएगी अगर आप प्लस मेंबर नहीं है तो। उसके अलावा गाइस हमारे लिए, आपके लिए विजय भव नाम की हम एक मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे का ये सीरीज रहेगा। और इसमें देखिए ऑलरेडी हमारे पास 12 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लॉ बैलो चल रहा है पूरा। एक दिसंबर में 5 दिसंबर को, फिर 12, फिर 19 और फिर 26 दिसंबर आप लोग अपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का ये ऐप होता है गाइज, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपना नाम नंबर डालें। अगर आप अनअकैडमी को पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर आप एक फ्री इनवाइट कोड रैना10 डाल सकते हैं। उसके अलावा गाइज अनअकैडमी देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम आपको मल्टीपल कोर्सेज अवेल कराते हैं केवल एक सब्सक्रिप्शन पर। उसके अलावा गाइज आपको मिलती है लाइव डाउट क्लासेस, आपके पास जितने भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। हम 3 प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मिलते हैं, यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर बच्चे के लिए, और प्लस प्लेटफॉर्म जिसमें हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एग्जाम की तैयारी कराते हैं। उसके अलावा गाइज आप अपने रिकॉर्डेड सेशंस को कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट मेंटोर के साथ उनकी टीम आपके साथ लगातार है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के साथ साथ हम आपको मल्टीपल पीडीएफ एक्सेस करने का मौका देते हैं। आप एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने एकेडमिक कैलेंडर को मेंटेन कर सकते हैं, वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी सेशंस और मास्टर क्लासेस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ बच्चों, अनअकैडमी पर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्कॉलरशिप टेस्ट का ड्यूरेशन आप नोट कर ले। उन्नत नाम की लेखपाल की टेस्ट सीरीज, बूस्टर सीरीज आप लोग नोट कर ले। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स 2021 का प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज है। उसके अलावा बच्चों वीर नाम का एक प्रॉपर यूपी पुलिस का बैच हमारे पास तैयार है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। उद्यम बैच में गाइज मैं आपके लिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स लेकर आती हूँ दोपहर को 12:30 बजे से 2 बजे तक। आप अगर प्लस के मेंबर है तो आप ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करके गायना और वहां पे जाकर मेरे कोर्स को एनरोल कर ले। तो बच्चों अमरनाथ सर का भी हिंदी का प्रॉपर एक आप लोगों के लिए हमने कोर्स शुरू करा है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। सारे बैच कोर्सेज की जानकारी आपके ऐप पर मिलती है गाइस। अनूप सर के द्वारा फाउंडेशन कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का और मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी आंसर राइटिंग हम लोग आपको करा रहे हैं अजय सर के साथ। उसके अलावा उन्नत नाम का लेखपाल का टेस्ट सीरीज है, 1 नवंबर से ऑलरेडी हम लोग ये शुरू कर चुके हैं, इसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रशांत शुक्ला सर के साथ आप निबंध और सामान्य हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा बैच गाइस आप देख सकते हैं सामने रहना, मैं जनरल साइंस आपको 12:30 से 2 लेकर आ रही हूँ। मेंस के लिए प्रॉपर ये बैच हमने स्टार्ट करा है गाइस, तो आप 12:30 बजे इस प्लस के क्लास को। नमस्कार बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं सभी को प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। और प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक से जरूर करते गए। जो पहले बार आज सब्सक्राइबर आ रहे हैं हमारी क्लास में, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। उसके अलावा गाइज मेंस ऑप्शनल के रेगुलेटरी टीचर्स आपके पास है, आप अपने मेंस की तैयारी के लिए हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। सारे बैचेस को आप केवल 1 सब्सक्रिप्शन पर टाइप कर सकते हैं। मेरा कोड रैना10 लगाएं, अनअकैडमी पे कहीं भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। विजय भव का ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। उसके अलावा गाइज हमारी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की बात करते हैं।
सबसे पहले तो स्पेशल क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको हमारे से डेडिकेट होना पड़ेगा गाइस। 24 महीने का फीस केवल 510 रुपया है और ये 2 साल के लिए ईएमआई पर आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके अलावा 12 महीने का 700 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप हमसे जुड़ सकते हैं, 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। रेना 10 कोड आप यहाँ पर भी गाइस लगा सकते हैं। उसके अलावा सुपर कॉम्बो ऑफर है, हम आपको बिहार और यूपी की तैयारी के लिए कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड कराते हैं। 1 साल की फीस केवल 10,620 रुपए, जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे बांटेंगे गाइस, तो आपको 700-800 रुपया 10% डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा, यानी कि बहुत सस्ता कोर्स आपको ये पड़ेगा। यहाँ पर भी आप रेना 10 कोड इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। और जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करेंगे। और सभी को प्रणाम नमस्कार जी। बग्स बाउंटी में गाइस हम लोग आपको एक पूरा मौका देते हैं कि आप अगर हमारे अनअकैडमी के लर्नर हैं और आपको किसी भी एजुकेटर या कहीं पर भी आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है, इनअप्रोप्रिएट चीज, जो बिल्कुल भी इस लेवल पर नहीं आनी चाहिए, तो फौरन आप उसकी शिकायत हमसे करें। अगर आपकी बात सही होगी तो उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए एक फॉर्म आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री स्पेशल क्लासेस गाइस, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9:30 बजे। बच्चों इसमें मैं करंट अफेयर्स का एक धाकड़ बैच चला रही हूँ आजकल, तो करंट अफेयर्स का बैच आप मेरे साथ ज्वाइन करें रात को 9:30 बजे। पहली बार आएंगे तो रेना 10 कोड लगाना है आपको, ठीक है। ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करें, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें गाइस, और उसके अलावा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल पे लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हम ढेर ढेर सारे बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। अपने इस 11 बजे के समय पर डेली आपको जुड़ना है, लाइक शेयर करें, दबाकर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आगे गाइस रेना 10 कोड एक तो आपको याद रखना है, दूसरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, हमारी ऐप पर आना है, स्पेशल क्लासेस में आना है। जैसा जबरदस्त कंटेंट आपको यहाँ मिलता है यूट्यूब पर, तो वैसा ही उससे ज्यादा जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा हमारी स्पेशल क्लासेस में गाइस। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की क्लास। सारे बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, इतने हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है गाइस। आपको बताना है बच्चों, जितने भी जीवधारी हैं या जीवधारियों के अंदर जो यौगिक हैं, बायो कंपाउंड्स हैं, आपको बताना है कि इनमें जो है सबसे असेंशियल बेसिक एलिमेंट क्या है, बताएं। हेलो प्रज्ञा, वेरी 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 गुड मॉर्निंग बच्चा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। तो बच्चों बेसिक एलिमेंट्स क्या है? हेलो या विनय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बच्चों बेसिक एलिमेंट्स क्या है हमारे पास सभी बायो कंपाउंड्स में? हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं ऑक्सीजन, और प्रज्ञा का जवाब आया है कार्बन। तो चलिए वेरी गुड प्रज्ञा, द राइट आंसर इज कार्बन। बच्चों हमारे पास जितने भी बायो कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन मस्ट है। कहते हैं ना हम कार्बन से बने हैं। कार्बन का नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि अगर हम ग्लूकोज की बात करूं, या मैं डीएनए की बात करूं, या मैं आरएनए की बात करूं, चाहे ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो, है ना, अमीनो एसिड की बात करूं, ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो, लेकिन कार्बन आपको जरूर मिलेगा गाइस। तो ये आपको याद रखना है, जितने भी जैव यौगिक है विदाउट कार्बन। हेलो असीम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ यार, फाइल के चक्कर में बैठे हुए थे हम लोग, फाइल के चक्कर में, और कई बार हमारे टाइपिस्ट में मॉर्निंग में उसी की वजह से कई बार लेट होती है जी। तो ये आंसर बच्चों नोट करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है? आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है? आपने आरडीएक्स सुना है? आरडीएक्स क्या चीज होती है? क्या चीज होती है बच्चों आरडीएक्स? आरडीएक्स एक विस्फोटक है, अभी हम पढ़ेंगे हमारी प्लस की क्लास में, इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। बताइए आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या होता है? स्टेनोहाइड्रिन, वेरी गुड विनय, प्रियंका, प्रज्ञा, स्टिप, साइक्लोनाइट। चलिए आपको आंसर बताते हैं, साइक्लोनाइट। बच्चों आपको जान के एक बात की बड़ी खुशी होगी कि आरडीएक्स के 3 नाम और होते हैं। इंडिया में हम लोग आरडीएक्स कहते हैं, साइक्लोनाइट जो है इसके 3 नाम और है। साइक्लोनाइट मैं आपको सब जगह के नाम दिखवा देती हूँ, हेक्सोजन, और तीसरा है T4। बच्चों इटली में इसको कहा जाता है T4।
हेक्सोजन कहा जाता है, साइक्लोनाइड कहा जाता है जर्मनी में, और हेक्सोजन कहा जाता है यूएस में। तो बच्चों ये इतने सारे नाम हैं, अगर कोई सा भी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आरडीएक्स के कौन कौन से नाम होते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। यस, आप इसको नोट कर लें। और इस, हाँ, ये कई बार आ जाता है पेपर में क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है इनमें से जो केमिकल आपको सामने दिख रहे हैं, कौन से केमिकल के पास, कौन से केमिकल के पास ऑक्सीजन नहीं है, बताएं। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड? ऑक्सीजन नहीं है। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। बच्चों जब भी आप आंसर दें तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप हमेशा क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दें। और जो बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हमारी वीडियो पर आ रहे हैं, लगातार वीडियो को जबरदस्त लाइक शेयर करते रहेंगे। वेरी गुड। HCl बच्चों, HCl कहाँ मिलता है नॉर्मली आपको? HCl कहाँ मिलता है आपको? आपके पेट में, हमारे पेट में जो एसिड होता है जो पचाने के काम आता है, नेचुरली एसिड आपको ये पेट में मिलता है, हमारे मानव पेट में मिलता है, ठीक है। बाकी और कोई एसिड जो है ये हमारे लायक नहीं है। एसिटिक एसिड जो है इसी को आप सिरका बोलते हो, विनेगर बोलते हो, ठीक है। सफेद सिरका आप जिसको बोलते हो, दैट इज एसिटिक एसिड। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हल्का सा गलत है, इसको छोड़ दूंगी मैं आगे। बच्चों आपको बताना है जो मानव किडनी, यानी कि किडनी में कई बार पथरी हो जाती है, आपने पथरी का नाम सुना होगा। हेलो नेहा गौतम, प्रियंका यादव, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बच्चों किडनी के अंदर जो स्टोन्स हो जाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स हो जाते हैं, वो किस चीज से बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सल्फेट। ऑक्सलेट की स्पेलिंग हल्की सी गलत है, मैं ठीक करती हूँ। यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट। वेरी गुड प्रज्ञा का बिल्कुल सही जवाब, प्रियंका, असीम, विनय। चलिए कैल्शियम ऑक्सलेट। बच्चों हमारे जो पथरी हो जाती है किडनी में, दो तरह की पथरी होती है। एक पथरी होती है पित्त की थैली में और दूसरी पथरी होती है किडनी में, ठीक है। तो बच्चों जो पित्त की थैली में पथरी होती है वो, उसके अंदर आपको मैग्नीशियम, सॉरी, फास्फोरस मिलता है, फास्फोरस के सॉल्ट मिलते हैं उसमें आपको, कैल्शियम। और यहाँ पर जो किडनी में आपको मिलता है इसका प्रॉपर नेम होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। और बच्चों जब हमारे शरीर में ऑक्सैलिक एसिड का पाचन नहीं हो पाता है, ऑक्सैलिक एसिड नेचुरली कहाँ से मिलता है आपको? हेलो सूरज कुमार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ठाकुर जी गुड मॉर्निंग। बच्चों ऑक्सैलिक एसिड आपको कहाँ मिलता है नेचुरली, बताइए। जिन लोगों के शरीर में ऑक्सैलिक एसिड का पाचन नहीं हो पाता है उनको किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी में पथरी बन जाती है। वेरी गुड प्रज्ञा। ऑक्सैलिक एसिड नेचुरली आपको मिलता है टमाटर में, टमाटर का जो बीज होते हैं। जय हिंद ठाकुर जी, नमस्कार। टमाटो के अंदर ये बीज में जो होता है, अमरूद के अंदर जो बीज होता है, अमरूद के बीज में भी ऑक्सैलिक एसिड आपको मिलेगा। और बच्चों जो बैगन होता है, बैगन, तो बैगन के बीजों में भी आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। तो ये तीनों जो बीज हैं, और इसके अलावा, हाँ, तो कौन कौन से बीज बताए मैंने? अमरूद का, बैगन का और टमाटर का बीज, इन तीनों के अंदर आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। तो अगर ये नहीं पच पाते हैं तो इसकी वजह से किडनी में पथरी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों आपको बताना है, एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, अक्सर उनकी एक फोटो आती है, उसमें वो कुछ कोई यंत्र बजाते हैं, कौन सा यंत्र बजाते हैं? गिटार, बांसुरी, वायलिन या सितार? एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं कौन सा यंत्र बजाते हुए आपको दिखाई देंगे? कई बार एल्बर्ट आइंस्टीन का फॉर्मूला भी आप यूज करते हो, इक्वल टू MC स्क्वायर। चलिए वायलिन, वेरी गुड। बच्चों एल्बर्ट आइंस्टीन को वायलिन का बहुत शौक था, म्यूजिक बचपन से। कहते थे कि स्कूल के वक्त भी वो वायलिन अपने साथ रखते थे, अपने बैग में रखते थे और वहीं पर वो वायलिन लेकर भी जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, होमी भाभा, होमी भाभा अवार्ड कौन से एरिया के लिए दिया जाता है? फिजिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर फिजिक्स और स्पेस रिसर्च?
चलिए मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। सूरज, विनय, नेहा, प्रियंका, प्रज्ञा और यस न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। होमी भाभा, आपको याद होगा गाइस, सबसे पहले अध्यक्ष थे न्यूक्लियर सेंटर के। होमी भाभा के नाम पर ही अवार्ड दिया जाता है। होमी भाभा, इनके नाम पे सेंटर भी है, होमी भाभा एटॉमिक सेंटर, आपको पता होगा। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए गए थे बताइए? होमी भाभा। हमारे देश में बच्चों जब न्यूक्लियर एनर्जी बना था, होमी भाभा एटॉमिक सेंटर, होमी भाभा एटॉमिक सेंटर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। कहा था, कहा है ये, महाराष्ट्र में, कब बना था? नहीं नहीं इंडिया में ही है, इंडिया में ही है। होमी भाभा एटॉमिक सेंटर इंडिया में ही है। चलिए 1954 नोट कर लीजिए। 1954 में बना था, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। एक एक्स्ट्रा चीज हमेशा मुझे कोशिश होती है बताने की। और 1954 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी भारत में, ये तो बता सकते हैं? 1954 में कोई पंचवर्षीय योजना चल रही थी कि नहीं चल रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जब होमी भाभा एटॉमिक सेंटर भारत में बनाया गया था 3 जनवरी को? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना, यस। कब से कब तक चली थी? 1951 से लेकर 55 तक। तो पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि जब भारत में फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग हुआ तो उसमें हमारा लक्ष्य था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए होमी भाभा उस समय हमारे मंडल में मौजूद थे 51 से 55। उसी दौरान बच्चों 1954 में होमी भाभा एटॉमिक सेंटर को ट्रॉम्बे, एग्जैक्टली क्या जगह का नाम क्या है, ट्रॉम्बे में 3 जनवरी 1954 में बच्चों इसको शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कई बार, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों एक साइंस होती है जिसमें आप फ्रिक्शन और लुब्रिकेंट की स्टडी करते हो, साइंस को क्या बोला जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्रायोजेनिक्स, सेलिनोलॉजी, हॉरोलॉजी या ट्राइबोलॉजी? बच्चों घर्षण और स्नेहक। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास जवाब आ रहा है प्रज्ञा का क्रायोजेनिक्स, प्रियंका ट्राइबोलॉजी, सूरज ठाकुर। चलिए मैं, और कोई बच्चा जवाब देना चाहता है? विनय क्रायोजेनिक्स। चलिए अब आपको बताते हैं एक नई बात आज आपको पता चलने वाली है बच्चों। ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। व्हाट इज इट कॉल्ड? ट्राइबोलॉजी। क्रायोजेनिक्स में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? जो माइनस टेम्परेचर पे, यानी कि फ्रिजिड, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर जो भी चीज का अध्ययन करते हो, फ्रीज यानी कि 0 से नीचे, पानी के जो हिमनांक है उससे नीचे। क्रायो का मतलब होता है ठंडा, शीत। तो शीत युक्त पदार्थों का जब आप स्टडी करते हो दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। भूल गए, ये पेपर में यूपीपीएससी में आया था लास्ट ईयर। क्रायोलॉजी क्या होता है? क्रायोलॉजी में क्रायो शब्द का मतलब क्या होता है? क्रायोजेनिक्स में कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्रायोजेनिक्स का प्रिंसिपल क्या होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 सालों में कई बार आ चुका है। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन हो गया, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, ये क्रायोजेनिक्स में आ गया। न्यू टर्मिनोलॉजी, बस, वेरी गुड। तो आज आपने नया टर्मिनोलॉजी सीखा, ट्राइबोलॉजी। इसमें आप लोग फ्रिक्शन और लुब्रिकेंट का स्टडी करते हो, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सा लुब्रिकेंट अप्लाई होगा, मशीन को चलाने के लिए कौन सा यहाँ पे हमें ग्रीस डालना है, फ्रिक्शन को कम कैसे करना है, मशीन का नुकसान कैसे कम का हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नया टर्मिनोलॉजी है, वेरी गुड, ट्राइबोलॉजी, ठीक है।
ट्राइबोलॉजी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चा आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये, कि देखिए रूम टेम्परेचर पर कौन सॉलिड में रहता है, आयोडीन। आप कैसे याद रख सकते हो उसे, क्लोरीन भी गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड और टू गैस कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरीन आपका प्रॉपर गैस में रहता है। लेकिन बच्चों जो आयोडीन है ये आपके नमक में भी मिलता है, नमक जो आप नमक खाते हो, टाटा नमक, ऐसे याद रखो कि टाटा नमक आप खाते हो, टाटा नमक के अंदर आयोडीन डला हुआ होता है। तो ऐसे में करके जो आयोडीन होता है, बिल्कुल ठीक है, आयोडीन करके क्या हो जाता है, ये नमक यानी कि प्रॉपर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मेरे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्या पूछ रहे थे, सेलिनोलॉजी। एक्चुअली में ये स्पेलिंग गलत है, दिस इज सेलेनोलॉजी, ये सेलेनोलॉजी है। और सेलेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मून। जब आप मून का अध्ययन करते हो, जब आप मून का अध्ययन करते हो, मून का है ना, चंद्रमा का अध्ययन करते हो, तो उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लो, ये भी नई टर्मिनोलॉजी है। और जो एस्ट्रोफिजिक्स होती है ना बच्चों, उसके अंदर हम इसका स्टडी करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए सेलेनोलॉजी। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मेरा ध्यान नहीं गया बताने के लिए। और हॉरोलॉजी भी आपको बता देती हूँ बच्चों, हॉरोलॉजी में हम लोग टाइम का स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ टाइम। सारे बच्चे नोट कर लो ये, हाँ वही बता रही हूँ, स्टडी ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, कई बार हॉरोलॉजी को जब आप वॉचेस वगैरह जो बनाते हैं, टाइम पीस बनाते हैं, क्लॉक्स बनाते हैं, उस विधा को भी हम लोग हॉरोलॉजी कहते हैं। हॉरोस्कोप से याद रखिए, हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप में हॉरो वर्ड होता है, हॉरो का मतलब होता है समय, समय के बारे में जानना। तो हॉरोलॉजी इज बेसिकली समय, स्टडी ऑफ टाइम, या वॉच के बारे में अध्ययन करना या क्लॉक्स के बारे में अध्ययन करना, नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं बच्चों, हॉरो शब्द जो है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है, हॉरोंजियम, हॉरोंजियम इसका ओरिजिनल वर्ड है, वहीं से निकला हुआ है ये वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया सबने पढ़ा है, आर्की बैक्टीरिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, आर्की बैक्टीरिया से क्या बनता है, मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से, इथेन, मीथेन, एसिड या एल्कोहल, इथेन, मीथेन, अम्ल या एल्कोहल। और क्वेश्चन से घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो घबराएंगे वो पेपर में कुछ नहीं करके आएंगे, है ना, पीसीएस का पेपर आएगा तो घबरा के भाग जाएंगे। वेरी गुड। आर्की बैक्टीरिया क्या बनाएगा बच्चा जी, मीथेन, मीथेन, इनको मिथेनोजन्स भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम होता है मिथेनो, मिथेनोजन्स। नोट कर लीजिए। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, ऑर्थोप्लास्टी या ऑर्थोप्लास्टी सर्जरी में किसको कहते हैं, ऑर्थोप्लास्टी या आर्थोप्लास्टी सर्जरी में किसको बोला जाता है, बताइए। ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, या कई बार क्या होता है, जो हमारी पेल्विक बोन होती है, जहाँ पे हिप्स होते हैं, वहां के जॉइंट्स बच्चों एक दूसरे से उतर जाते हैं, तो उनके जॉइंट का रिप्लेसमेंट करना होता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या मतलब है ऑर्थोप्लास्टी का, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो शिव कुमार जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। रिप्लेसमेंट ऑफ हिप जॉइंट, यानी कि जब कूल्हे की हड्डी को रिप्लेस किया जाता है, कई बार वो टूट जाती है, चटक जाती है, या उसके अंदर से फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चों उस हड्डी को बदला जाता है, उसके लिए काफी मेजर ऑपरेशन होता है।
So that is what we called hip joint replacement surgery. बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, जब चींटियां काटती हैं, है ना, जब चींटियां काटती हैं तो आपको चुभन होती है, अजीब सी चुभन होती है, ऐसा क्यों होता है? एसिडिक अम्ल की वजह से, मिथेनॉल की वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से, या साइट्रिक एसिड की वजह से? बच्चों दिस इज नॉट मेथनॉल, दिस इज मेथानोइक एसिड। ऑप्शन सेकंड वाला मैं करेक्ट कर रही हूँ, मेथनॉल नहीं है, मेथानोइक एसिड है। बच्चों चींटियों के काटने से जलन क्यों होती है? वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल सही उत्तर है गाइस, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। लेकिन मजे की बात यह है कि फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। तो चींटियां जो स्पेशली लाल चींटियां होती हैं आपकी, लाल चींटी, लाल चींटी हो गई, ततैया हो गया, या मधुमक्खी हो गई, इन सबके काटने से एक ही तरह की चुभन होती है और ये फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फॉर्मिक एसिड। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन में आ चुका है भाई पेपर में, और दोबारा आ सकता है, ये कोई कहीं पर नहीं लिखा कि दोबारा नहीं आ सकता। यूपीपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चंस पे ध्यान दिया कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, म्यूरेटिक अम्ल। बच्चों HCl जो आपके पेट में होता है, इसका दूसरा नाम होता है म्यूरेटिक, आधा में आएगा और रेटिक। वेरी गुड प्रियंका, शिव कुमार, प्रज्ञा, असीम, म्यूरेटिक अम्ल, बहुत बढ़िया आंसर। यस, म्यूरेटिक अम्ल क्या कहा जाता है इसको? म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है। नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता और आज पहली बार पता चल रहा है, नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमारे ब्लड का पीएच कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, या चेंज हो जाता है, या न्यूट्रल होता है, मतलब के उदासीन होता है? हमारे ब्लड का पीएच मान कैसा होता है बताएं? हमारे ब्लड का पीएच मान बच्चा जी कैसा होता है? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। प्रियंका, ठाकुर, शिव कुमार, असीम। हमारे ब्लड का जो पीएच है प्रज्ञा, वो बच्चों बेसिक होता है, बेसिक मतलब क्षारीय। वेरी गुड। कितना पीएच होता है ब्लड का आपके? स्लाइटली अल्कलाइन, एब्सोल्युटली राइट, 7.4। हल्का सा ज्यादा डेंस होता है पानी से, हल्का सा नमकीन तरफ होता है, एब्सोल्युटली राइट सूरज, 7.4 बिल्कुल सही उत्तर है। और इसीलिए आपको ब्लड को क्या कहा जाता है? हल्का सा नमकीन नमकीन ब्लड होता है, कई बार मुंह में चोट लग जाती है तो टेस्ट हो जाता है ब्लड का। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है वनस्पति घी, जिसको आप डालडा घी भी बोलते हो, डालडा घी भी बच्चों 7.2 नहीं होता है, 7.4 होता है। ब्लड का पीएच फिक्स होता है, एकदम फिक्स होता है 7.4। आपके मुंह में जो लार होती है, सलाइवा जिसको आप बोलते हो, उसका पीएच एग्जैक्टली होता है 6.8। आपके मुंह में जो लार होती है हल्की सी एसिडिक होती है ना जी। बच्चों डालडा घी किससे बनाया जाता है? डालडा घी को बनाने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का इस्तेमाल होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बच्चों घी बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, इसके लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, प्लेटिनम कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन को करने के लिए? प्लेटिनम, बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड, हाइड्रोजन। और नाम में ही लिखा है हाइड्रोजिनेशन, यानी कि जब आप तेल को, वनस्पति तेल को घी में कन्वर्ट करते हो तो उसमें आपको हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ता है। हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना, और वो जो तेल है वो घी में बदल जाता है। बच्चों इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है कई बार। चलिए बच्चों, अगर आपको रबड़, नेचुरली रबड़ आपको पेड़ से मिलती है, दूध जैसी निकलती है, पेड़ का तने से आपको रबड़ मिलती है। आपको बताना है अगर आपको रबड़ को बाउंसी बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम उसमें एक पदार्थ मिलाते हैं। क्या पदार्थ मिलाया जाता है बताइए? पॉलीथीन, स्पंज,
सल्फर या क्लोरीन? वेरी गुड शिव। मिल्क का पीएच, ठाकुर जी मिल्क का पीएच हल्का सा एसिडिक होता है, 6.7 और 6.6 के बीच में होता है। मिल्क इज एसिडिक। बच्चों दूध हमेशा एसिडिक होता है, दूध कभी भी क्षारीय नहीं होता है। हाँ, आप नोट कर लें, दूध का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन नहीं होता है, हल्का सा एसिडिक होता है, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। तो एसिड लग गया तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका जो पीएच है वो 7 से कम हो गया। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। बच्चों अगर आपको प्राकृतिक रबड़ को बहुत ज्यादा बाउंसी बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए आप उसमें क्या ऐड करेंगे? गंधक ऐड करेंगे, सल्फर ऐड करेंगे। और गंधक ऐड करने के लिए देवांशु जी, गाय के दूध का पीएच अलग होता है और भैंस के दूध का पीएच अलग होता है। गाय के दूध का पीएच जो होता है वो 6.6 6.7 होता है और भैंस के दूध का और ज्यादा एसिडिक होता है। तो दूध भी कई तरह के होते हैं ना, गाय और भैंस का, तो उसी हिसाब से आंसर्स दिए जाते हैं। चलिए, तो गंधक जो है, इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन बच्चों, वल्कनीकरण हिंदी में आपने पढ़ा होगा, वल्कनीकरण कहा जाता है। जो नेचुरल रबड़ आपको पेड़ से मिलती है वो बिल्कुल जो है स्टिकी होती है, उसको उबाला जाता है सल्फर के साथ और उससे क्या होता है? रबड़ में लोच आ जाता है, इलास्टिसिटी आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, जो ये आपका लौंग का तेल होता है, लवंग का तेल, उसमें क्या मिलता है? मेंथॉल, यूजेनॉल, मेथेनॉल और बेंजल्डिहाइड। लौंग के तेल में क्या मिलता है? मेंथॉल, यूजेनॉल, मेथेनॉल और बेंजल्डिहाइड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स। जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है, यस, चलिए मैं बताती हूँ। यूजेनॉल बच्चों, यूजेनॉल सिग्नेचर प्रोडक्ट है लौंग का। लौंग में जो एक खास खुशबू आती है, खास फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल एक अजीब सा, देखते पता लग जाता है हाँ भाई लौंग है, तो वो फ्लेवर आता है यूजेनॉल की वजह से। तो यूजेनॉल इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। यस, यूजेनॉल इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपने उत्पादक गैस का नाम पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, जरूर पढ़ा होगा। हिंदी में कहते हैं उत्पादक गैस और इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। आपको बताना है कि ये गैस बनाने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उत्पादक गैस, इसका नाम ही है उत्पादक गैस। बताइए, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ये उन बच्चों के लिए हार्ड हो सकता है जो बच्चे ध्यान से कभी 9वीं 10वीं में साइंस नहीं पढ़े। बताइए, आप गरम तवे पर तेल को छिड़केंगे तब बनेगी। आप हवा और पानी को मिश्र करके कोयले के ऊपर से पास करेंगे तब बनेगी। या आप जलते हुए कोयले के ऊपर से सूखी हवा को पास करेंगे तब बनेगी। या जब आप जलते हुए कोयले के ऊपर स्टीम को पास करेंगे तब उत्पादक गैस बनेगी। बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए मेरे पास जवाब प्रियंका का आया है डी, और बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों जब आप स्टीम को जलते हुए कोयले के ऊपर से प्रवाहित करेंगे तो ऐसे में प्रोड्यूसर गैस बनती है। बच्चों प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं उत्पादक गैस। क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर गैस। तो आप जब जलते हुए कोयले के ऊपर से स्टीम को पास करते हैं तो क्या हमें मिलता है? उत्पादक गैस मिलती है। बच्चों ये इसका फॉर्मूला भी कई बार अकेले फॉर्मूला ही पेपर में आ जाता है। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या है? प्रोड्यूसर गैस में कौन सी दो गैसें होती हैं? ये कई बार पेपर में आ चुका है। तो बच्चों एक गैस का नाम होता है कार्बन। हाँ, वाटर गैस में हाइड्रोजन होता है, ऐसे याद रखा करो प्रज्ञा। पानी में हाइड्रोजन होता है, तो वाटर गैस इज CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस इज CO+N2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट करें आप सारे बच्चे। बच्चों वाटर गैस का इस्तेमाल क्या है? वाटर गैस को हम
बड़े बड़े कारखानों में इस्तेमाल करते हैं, क्या काम है इसका? जल गैस। जल गैस का मेन यूज क्या होता है? जल गैस का मेन यूज क्या होता है बच्चों? देखिए, कई बार ऐसा होता है किसी फैक्ट्री में बहुत मतलब ज्वलनशील चीजें बनाई जाती हैं, है ना, और ऐसा होता है कि उनमें से जो भी वेपर्स निकल रही हैं, वो कई बार क्या होता है कि वो आपस में आग पकड़ लेती है। तो बच्चों, वेपर्स आग ना पकड़े, इसके लिए फैक्ट्री में जगह जगह पाइप लगाए जाते हैं, स्प्रे करे जाते हैं, और उस स्प्रे के अंदर वाटर गैस छोड़ा जाता है। वाटर गैस क्या करता है, जितने भी केमिकल्स अंदर बन रहे हैं उन सारे केमिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे आग पकड़ने का या फैक्ट्री में आग लगने का या किसी भी तरह का लोगों को नुकसान ना पहुंचाए वो गैस, तो वहां पर जो है वाटर गैस का छिड़काव किया जाता है। ये न्यूट्रलाइज कर देता है रिएक्शंस को। ठीक है, ये भी कई बार पेपर में आया कि कहीं भी किसी फैक्ट्री में बड़ा भयानक कुछ केमिकल बन रहा है। अब ऐसे में उस केमिकल के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? जल गैस, यानी के वाटर गैस। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, हैवी वाटर की खोज किसने करी थी? भारी जल। भारी जल का खोज किसने करा था? हु डिस्कवर्ड हैवी वाटर? बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बार ये पेपर में आ चुका है। वेरी गुड प्रियंका, शिव कुमार ठाकुर, प्रज्ञा, असीम, देवांशु, खुशी। हेलो खुशी, आज पहली बार खुशी हमारी क्लास में आए। हेलो खुशी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही आंसर है HC, उड़े। बच्चों, भारी जल का श्रेय जाता है उड़े को। इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है बच्चा जी इसको? D2O बोला जाता है। अच्छा, अब मैं आपको दो बातें बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड असीम, वेरी गुड पवन। हेलो पवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं दो बातें आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों, भारी जल क्या भारत में बनता है? क्या भारी जल भारत इंपोर्ट करता है कि एक्सपोर्ट करता है? पहले ये बताएं। भारी जल का इस्तेमाल कहाँ होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। जब हम न्यूक्लियर ऊर्जा बनाते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बनाते हैं, तो हम वहां पर भारी जल का इस्तेमाल करते हैं मंदक के तौर पे, ठंडा करने के तौर पे, कूलेंट के तौर पे। क्या भारत में बच्चों ये उल्टा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं? आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैवी वाटर इंडिया में बनता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हैवी वाटर। नोट कर लीजिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड का, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ये सबसे पुराना जो प्लांट है हैवी वाटर का, वो कोटा में है, कोटा राजस्थान। सबसे पुराना, सबसे पहला और सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो प्लांट है हैवी वाटर का, वो बच्चों कोटा राजस्थान के पास पड़ता है, वहां से 40 किलोमीटर आगे। और उसके बाद तेलंगाना और इधर मध्य प्रदेश, ये सारे जो एरिया हैं, यहाँ पर बच्चों आपका ये हैवी वाटर बनाया जाता है। हैवी वाटर को बनाने के लिए इधर से तो गोदावरी का पानी, तेलंगाना में गोदावरी के जल से बच्चों रिएक्ट करके बनाया जाता है इसको। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में कितने हैवी वाटर प्लांट है, हैवी वाटर भारत में सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, और उसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा कहाँ बनता है? नोट कर लीजिए, कोटा में। सबसे पुराना जो प्लांट है कोटा में है, और उसके बाद तेलंगाना, मध्य प्रदेश, है ना, 5-6 ऐसे जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा हैवी वाटर आपका बनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पेपर में आ चुका था पहले, तो नोट करिएगा। ठीक है, और इसके बारे में आप थोड़ी और जानकारी अपनी तरफ से ले ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन और लमार्क। एवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? बच्चों देखो, मेरी क्लास में आएंगे आप तो मजा आएगा आपको, नई नई जानकारी आपको मिलेगी। खुशी आज बहुत अच्छे जवाब दे रही है, पहली बार आई है क्लास में, और सारे बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। बच्चों डेली आया करो क्लास के अंदर, आपका रिवीजन हो जाएगा, नॉलेज बढ़ेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है, फटाफट से लाइक शेयर का बटन दबा देंगे। इवोल्यूशन, वेरी गुड, चार्ल्स डार्विन।
बच्चों डार्विन के सिद्धांत को, वेरी गुड असीम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा नहीं, तो इसको क्या बोला गया, डार्विनिज्म। क्या बोला गया था, डार्विनिज्म। डार्विन ने यही कहा था कि भैया अगर आपको किसी जगह पे सर्वाइव करना है, हाँ आपको किसी जगह पे सर्वाइव करना है तो आपको वहीं के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। आप रेगिस्तान में रहते हैं तो रेगिस्तानी बन जाइए, आप आर्कटिक में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, तो बर्फ जैसे गुण अपना लीजिए। तो दैट वाज द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ डार्विन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बता दीजिए मुझे फटाफट से। मैं आपको उनके केमिकल नेम भी बता देती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। अच्छा, जो बच्चे आने वाले पेपर्स दे रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, साइंस बच्चों हर पेपर में आती है, हर पेपर में, कोई पेपर ऐसा नहीं है जहां पे साइंस नहीं पूछी जा रही है। सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताइए वॉशिंग सोडा निरमा क्या फॉर्मूला है भाई? वेरी गुड बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नोट करिए। जो कपड़े धोने का सोडा होता है, ऐसे कहते हैं कपड़े धोने वाला सोडा। वेरी गुड, जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है 21 का, बिल्कुल सही है वो, एब्सोल्युटली राइट। असीम, प्रियंका, विनय, शिव कुमार, प्रज्ञा, वेरी गुड। और जिन बच्चों के आंसर्स गलत हो गए, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से बैठ के सुनते रहिए और जो अच्छा लग रहा है उसको नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, ये कौन से साइंटिस्ट ने बोला था कि विकासवाद यानी कि जो प्रजातियां बनी हैं वो म्यूटेशन की वजह से बनी है, यानी कि उत्परिवर्तन की वजह से बनी है? हक्सले, डार्विन, लमार्क या ह्यूगो दी व्रीज? हमारे टाइपिस्ट सर ने सारी स्पेलिंग गलत कर रखी है, मैं सही कर देती हूँ। बच्चों ये किसने बोला था कि जो नई नई प्रजातियां बनी है वो चेंजेस अपने आप, म्यूटेशन का मतलब होता है जब आपके जीन्स में अचानक चेंज हो जाए, जीन्स में अचानक चेंज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी गुड प्रज्ञा, प्रज्ञा का सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है प्रज्ञा का। बच्चों ह्यूगो डी व्रीज, और मैं आपको उसके बारे में दो बातें बताती हूँ। बच्चों म्यूटेशन वाली थ्योरी का दूसरा नाम है नियो डार्विनिज्म, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। बच्चों डार्विन ने तो बोला था कि आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाओ, यानी कि जहां पे जैसे हो वैसे हो जाओ, लेकिन जो ह्यूगो दी व्रीज थे वो इनके बाद आए। सबसे पहले आए थे लमार्क, लमार्क के बाद आए थे डार्विन, डार्विन के बाद आए ह्यूगो डी व्रीज। तो ह्यूगो डी व्रीज ने बोला कि चलो हम आपकी बात मान गए कि भैया हमारे अंदर चेंजेस हो गए, रेगिस्तान वाले रेगिस्तानी बन गए, पहाड़ वाले पहाड़ी बन गए, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि जो उनके बच्चे हो रहे हैं, आगे जो स्पीशीज हो रही है उनमें भी वही सेम गुण आ रहे हैं। तो बच्चों जिस समय लमार्क ने थ्योरी दिया था ना, उस समय बच्चों जीन्स की खोज नहीं हुई थी, जीन्स की और क्रोमोसोम्स की खोज उसके बाद हुई थी। तो ह्यूगो डी व्रीज ने डार्विन की थ्योरी को ही नियो डार्विनिज्म करके उन्हें सम्मान दिया। उन्हें बोला कि डार्विन ने सही तो कहा था, लेकिन एक कमी छोड़ दी थी कि जो एक जीन अपने जनरेशन में जीन आगे भेजती है, तो वही जीन्स मतलब के जीन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया, गुणसूत्रों का कॉन्सेप्ट यहाँ ऐड कर दिया गया और इस थ्योरी का नाम उन्होंने दिया नियो डार्विनिज्म। और बच्चों उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि नई प्रजातियां कब बनती हैं, पीसिएशन कब होता है, नए प्रजाति बनने को हम कहते हैं पीसिएशन। तो नई प्रजाति कब बनती है, जब जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सफेद गेंडा बन गया है या घोड़े के ऊपर सींग आ गया, तो अब हर घोड़े के ऊपर तो सींग नहीं मिलता, तो जो सींग मिल रहा है वो इसका मतलब उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो गई है, म्यूटेशन हो गई है, कुछ ना कुछ जीन्स में गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों, क्लियर हो गई है, सारे बच्चों को क्लियर हो गई है। तीनों थ्योरीज मैंने आपको रिवाइज करा दी, तीनों की तीनों, ठीक है, लमार्किज्म, डार्विनिज्म और नियो डार्विनिज्म। ये यूपीएससी यूपीपीएससी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाकी यूपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं, वहां तो है ही ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब आप सोडा वाटर मतलब जैसे आप लिम्का वगैरह कुछ भी आप पी रहे हो, सोडा नॉर्मल सोडा वाटर, तो सोडा की बॉटल आती है, तो सोडा वाटर का नेचर कैसा होता है? ये ऑक्सीडाइजर होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, एसिडिक होता है,
या बच्चों ये रिड्यूसर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपने केमिस्ट्री में 2-3 चीजें पढ़ी होंगी, अपचायक, उपचायक, क्षारीय, अम्लीय। तो बताइए सोडा वाटर का नेचर कैसा होता है? तो सोडा वाटर कब बनता है? जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिश्रित कर देते हो तो वो उसे सोडा वाटर कहा जाता है। तो बताइए बच्चों क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज द राइट आंसर? बच्चों सोडा वाटर जो है, हमेशा याद रखिए, सोडा इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। आपकी केमिस्ट्री में सबसे वीक एसिड कहा जाता है, वीक एसिड कहा जाता है क्योंकि ये HCO3 माइनस बनाता है, कार्बोनिक एसिड। सोडा वाटर बच्चों क्या होता है एग्जैक्टली? कार्बोनिक एसिड। तो एसिड क्या होगा बताइए? एसिड क्या होगा? एसिडिक ही होगा ना, क्षारीय ही अम्लीय ही होगा ना। आ गई बात समझ में? सोडा वाटर का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, यानी कि कार्बन का एसिड। और जितने भी एसिड आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, सबसे सबसे वीक एसिड यही कहा जाता है, सबसे वीक एसिड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लिया बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों आपको बताना है ब्लू विट्रॉल क्या होता है? ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा। व्हाट इज ब्लू विट्रॉल? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट और सोडियम सल्फेट। कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आगे पेपर में गलत नहीं होने चाहिए, पेपर में गलत नहीं होने चाहिए, यहाँ पे जितना मर्जी गलत करिए। कॉपर सल्फेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चों। कॉपर जब भी सल्फेट के साथ मिलता है हमेशा नी कलर देता है। मैंने आपको एक टेक्निक समझाई थी, जहां पर भी विट्रॉल लिखा हुआ है, विट्रॉल, विट्रॉल का मतलब ही होता है सल्फेट। अब बच्चों आयरन का विट्रॉल कैसा होता है? रेड विट्रॉल। आयरन का विट्रॉल कैसा होता है? लाल। कैल्शियम का कैसा होता है? व्हाइट। कैल्शियम सल्फेट तो कोई विट्रॉल बनता ही नहीं, कैल्शियम सल्फेट को आप बोलते हो जिप्सम। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को ही बोला जाता है, इसका कोई विट्रॉल नहीं होता। और सोडियम सल्फेट क्या होता है? सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये भी कोई विट्रॉल नहीं होता, या तो नीला विट्रॉल होता है या हरा विट्रॉल होता है। हरा विट्रॉल कैसे बनाओगे? कोबाल्ट। हरा विट्रॉल कैसे बनाते हो? कोबाल्ट से। कोबाल्ट जो है, जब कोबाल्ट का सल्फेट बनाते हो तो हरा थोथा बन जाता है, 3 थोथे मिलते हैं, हरा, नीला और लाल। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना विट्रॉल शब्द को पहचानने के लिए सल्फेट को याद रखना, बस, दैट्स इट। आगे चलते हैं बच्चों, आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं फैलती है? इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं फैलती है? मलेरिया, एंसेफेलाइटिस, येलो फीवर एंड फाइलेरिया। मच्छरों से नहीं फैलती। क्वेश्चन नंबर 25। हेलो आदर्श पांडे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पेट में लोअर पीसीएस के लिए आदर्श अभी डिपेंड करता है कि लोअर पीसीएस की कौन सी पोस्ट है जो वो आपको दे रहे हैं। अब जैसे लेखपाल है, लेखपाल के लिए पेट क्वालिफाई करना जरूरी है, चकबंदी और लेखपाल के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है। पटवारी के लिए भी वही बात हो गई, कहीं लेखपाल, कहीं चकबंदी कहते हैं, कहीं पटवारी कहते हैं, उसके लिए भी पेट जरूरी है ना। उसके बाद हाँ, ग्रुप सी पोस्ट जितनी भी है आपकी, उनके लिए पेट। हेलो सोनिया, हेलो सोनिया जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और जो बच्चे अभी भी वीडियो पर आए भाई, लाइक शेयर करेंगे दबा के। चलिए, तो मच्छरों से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? एनसेफेलाइटिस। बच्चों एनसेफेलाइटिस को कहा जाता है दिमागी बुखार, इसमें दिमाग में सूजन आ जाती है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून नंदिनी, बहुत सुंदर नाम आपका। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बच्चों दिमागी बुखार, ठीक है, दिमागी बुखार एंसेफेलाइटिस को कहा जाता है। और बच्चों इसका जो वायरस होता है, ये वायरस से होता है और ये मच्छर के काटने से नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिए। मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, येलो फीवर भी, और फाइलेरिया भी, फाइलेरिसिस, ये भी मच्छर मक्खी, ये मच्छर मक्खी दोनों से फैलता है, मच्छर मक्खी दोनों से फैल सकता है फाइलेरिया, है ना। कहीं कहीं पर आपको केवल मक्खी का जिक्र मिलता होगा कि फिलारियसिस हाथी पांव, फिलारियसिस का दूसरा नाम क्या होता है? हाथी पांव, कि हाथी पांव जो है भाई वो तो मक्खी से फैलता है, बच्चों नहीं, वो मच्छर से भी फैल सकता है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चा आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां से मिलेगा? मक्का, चना मटर बाजरा, चना मटर सोयाबीन और चावल चना मटर। जो बच्चे अभी भी हमारी वीडियो पर आए लाइक से जरूर करेंगे, और या जब जाएंगे वीडियो से पसंद आएगी तो लाइक जरूर करके जाएंगे। यस बच्चों, सबसे ज्यादा प्रोटीन, आप शाकाहारी हैं और आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन खाना है, तो क्या कौन सा कॉम्बिनेशन आप चूज करोगे बताओ? हेलो गणेश, नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, लीची खाने से, लीची से फैल गया था ये। असली में लीची से फैला था, एक बार बिहार में फैला था, गोरखपुर में फैला था। वेरी गुड, द राइट आंसर इज चना मटर सोयाबीन। बच्चों, आप बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मटर के अंदर भी प्रोटीन होता है। तो जब आप मटर खाते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ परसेंट प्रोटीन वहां से मिलता है। सो द राइट आंसर इज सी, चना मटर एंड सोयाबीन। और सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है, रेड मीट से भी ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, चने में पाया जाता है, और सबसे कम जो होता है मटर में पाया जाता है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों, आपकी हड्डियों का निर्माण किससे हुआ है? आपकी हड्डियों में कौन सा केमिकल मिलता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। आपकी हड्डियों में कौन सा केमिकल मिलता है भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स। खुशी, शिव कुमार, प्रज्ञा, बहुत बढ़िया, गणेश, सोनिया। बच्चों सारे जवाब दिया करो। नंदिनी, हमें अच्छा लगता है सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। प्रियंका, विनय, बहुत बढ़िया। कैल्शियम फॉस्फेट बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल सही उत्तर है। कैल्शियम फॉस्फेट, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, ये नहीं मिलता है, गलत है ये। कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल सही उत्तर, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है। बच्चों, हमारे शरीर में पित्त बनता है, पित्त, ठीक है ना? अब वो पित्त जो है वो हरा और पीला होता है, बहुत ज्यादा हरा पीला होता है। बच्चों, उसका पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द पीएच? व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन बाइल? मानव पित्त का पीएच क्या होता है? प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक, न्यूट्रल यानी कि उदासीन, क्षारीय, या इनमें से कोई नहीं? प्रज्ञा, आंसर क्या है? खाली 29 लिखा है तुमने। 29 का आंसर क्या बनेगा भाई? वेरी गुड असीम एंड प्रियंका, वेरी गुड। अब आया सही आंसर हमारे पास, अल्कलाइन। बच्चों आपको मैं बता दूं, आपके शरीर में केवल HCl का पीएच एसिडिक होता है, यानी कि 0.2 से लेकर 1.2 तक ये पीएच आपके HCl का होता है। बाकी ह्यूमन बाइल का जो पीएच होता है दैट इज 8.22 अप टिल 11, यानी कि हाईली अल्कलाइन, हाईली अल्कलाइन। कुछ लोगों को, हाँ, जब अपने अल्कलाइन अपनी जगह पर होता है तो उस समय 7.5 से उठा हुआ होता है, और बढ़ते बढ़ते जब आपके पेट में एंट्री मारता है उस समय ये 8 से ऊपर चला जाता है और 11 तक भी पहुंच सकता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बाइल होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बाइल बनता है, तो ये रेंज होती है इसकी, एग्जैक्टली नहीं होता है, इसकी एक रेंज होती है, हमेशा ह्यूमन बाइल की एक रेंज होती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है ना? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बच्चों ऐसे देखा गया है, जिनके खानदान में मान लीजिए जैसे मदर वगैरह है तो वो भी नॉनवेज खाती हैं, तो आगे जो बच्चे होते हैं उनका पीएच हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, 8 से ज्यादा होता है। और जो वेजिटेरियन मदर्स होती हैं उनका पीएच हल्का सा कम होता है, उनका तेजाब जो होता है, ये जो ह्यूमन बाइल जिसको कहा जाता है, इसका पीएच हल्का सा मंदा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, ये जेनेटिक होता है, थोड़ा सा जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। बच्चों आपको बताना है इनमें से हड्डियों में क्या नहीं पाया जाता? इनमें से हड्डियों में क्या नहीं पाया जाता? कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डियों में क्या नहीं होता है बच्चा जी?
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कार्बन नहीं होता है भाई, कार्बन नहीं होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम फॉस्फेट होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब मुझे ये कि फॉस्फेट में तो ओ होता है, कार्बन नहीं है बस हमारे पास। तो हड्डियों में कार्बन नहीं मिलता है बच्चा जी, कार्बन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। कैल्शियम फॉस्फेट में ऑक्सीजन है कि नहीं है, बताएं, है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, सबका गलत हो गया है ये क्वेश्चन केवल शिव कुमार का सही है और खुशी का सही आया है आंसर, बाकी सबने गड़बड़ कर दिया है। कोई बात नहीं, ठीक करिए इसको बच्चा जी, ठीक करिए, कोई बात नहीं, गलत हो जाता है तो हो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हड्डियों में बच्चों क्या कार्बन नहीं होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन डेटिंग कैसे होती है हड्डियों से? अरे यार वो तो डीएनए के अंदर होता है, जो आपका हड्डियों के अंदर जो न्यूक्लियस है, आपके हड्डियों के अंदर जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आपका डीएनए है, और डीएनए के अंदर जो रेमिनेंट्स छोड़ दिए जाते हैं, वो रेमिनेंट्स आपकी जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर आपका कार्बन होता है ना? यहाँ पर बोला था कि भाई कौन सा कार्बन, इस तरीके से तो सभी आंसर है, इसका मतलब तो क्वेश्चन ही सही नहीं है। अब यहाँ पर हम केवल हड्डियों की बात कर रहे थे। कार्बन डेटिंग जो हम करते हैं ना, वो हम कार्बन बेस पे इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कोशिकाओं में परमानेंटली कार्बन है, कार्बन के बिना तो सेल मेम्ब्रेन बन ही नहीं सकती, पता है ना आपको? ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, ये सब आपको पता है। तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कार्बन तो रहता ही है। तो हम सेलुलर लेवल पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केवल हड्डी के लेवल पर। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या आंसर देना है, कार्बन। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों। अगर आपको रक्त में यानी कि ब्लड में और मूत्र में, यूरिन में शुगर टेस्ट करना है, ग्लूकोज, ठीक है, तो आप कौन सा सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको ग्लूकोज टेस्ट करना है तो आप कौन से सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे? चलिए, खुशी का जवाब आया है बी, प्रज्ञा का आया है डी, प्रियंका बी। पहले सारे बच्चे जवाब देंगे फिर बताऊंगी मैं। दो, सारे बच्चे दो, जितने बैठे हैं ऑनलाइन सारे बच्चे जवाब देंगे फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा हो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब मैं आपको आंसर बताती हूँ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो जिन बच्चों का डी था, जिन बच्चों का डी था बिल्कुल करेक्ट थे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बच्चों बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज में डालते ही अगर आप किसी ऐसी चीज में इसको डालते हो तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वायलेट कलर में बदल जाता है। और ब्राइन, ये बच्चों ब्रेन नहीं है, ये ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ब्राइन कहा जाता है नमक और पानी के घोल को। जब आप पानी में नमक घोल देते हैं उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। बच्चों हाइपो सॉल्यूशन का इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है। जब आप नेगेटिव से फोटोग्राफ डेवलप करते हो तो वहां पे हाइपोसोडियम हाइपोसल्फेट का, हाइपोसल्फेट का सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। और आयोडीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? स्टार्च के लिए, स्टार्च टेस्टिंग के लिए। अगर आपको किसी चीज में स्टार्च का पता करना है तो वहां पर आप आयोडीन टेस्टिंग करते हैं। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलती हूँ आपसे। आज ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, नोट कर लीजिए जो भी अच्छा लग रहा है आपको। एंड थैंक यू, आज सारे नए नए बच्चे हमारे पास आए, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस डेली आया करें, डेली क्लास को ज्वाइन किया करें। हमारा क्लास 11:15 बजे से शुरू हो जाता है, मॉर्निंग में 11:15, 11:15। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने सभी दोस्तों को बोलिएगा कि डेली क्लास में आया करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ आपको अपनी प्लस क्लास में 1:30 बजे और उसके बाद शाम को 7 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। तो मच्छरों से नहीं फैलती। हेलो आराधना, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। बच्चों अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने।
गाइस आपको बताना है कि अगर आप एक शाकाहारी व्यक्ति हैं, आप एक शाकाहारी पुरुष है, महिला है, तो आपको प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ से मिलेगी? मक्का, बच्चों मक्के को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न, चना मटर, चना मटर बाजरा, चना मटर सोयाबीन और चावल चना मटर। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस में भी आते हैं, आपके पेट के एग्जाम में आ सकते हैं, यूपीएसआई में आ सकते हैं। ज्यादातर न्यूट्रिशन चैप्टर से मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिखवाया भी था कि न्यूट्रिशन नामक जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। वेरी गुड आरिफ, बहुत बढ़िया जवाब। वेरी गुड सुधीर जी, बहुत अच्छा जवाब। चना मटर और सोयाबीन। बच्चों ये स्टडीज कहती हैं, ये रिसर्च कहती है कि जो लोग रेगुलरली सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन में अंडे से भी ज्यादा जो है आपका प्रोटीन अवेलेबल होता है। कई बार इतना अंडे से भी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो काफी अच्छा प्रोटीन। उसके अलावा चना एक बहुत बढ़िया सोर्स है। अगर आप भुना चना खाते हैं डेली एक मुट्ठी, तो बोला जाता है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन की प्राप्ति आपको होती है। और मटर, लोग मटर को अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों, मटर अपने आप में बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो बच्चे कई बार गलत कर देते हैं। बच्चों मटर में बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, मेरे ख्याल से 3.5 से 4% प्रोटीन आपको 100 ग्राम मटर में जो है वो बच्चा जी मिलता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चा आपको बताना है आपकी हड्डियों के अंदर मुख्य रूप से कौन सा केमिकल होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूती देता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। आपकी हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा केमिकल होता है? अब मैं अपने सभी दर्शकों को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग कह रही हूँ भाई, जो अभी अभी आए हैं क्लास में। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों देखिए, हमारे बिल्कुल सही उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट। द राइट आंसर इज कैल्शियम फॉस्फेट। बच्चों मानव हड्डियों में, ह्यूमन बोन्स में, या कोई भी स्तनपायी है, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस हो गया, कोई भी है, उनकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस प्लस मैग्नीशियम, बच्चों ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो कभी आपसे पेपर में भी पूछ ले कि किस फॉर्म में कैल्शियम आपके शरीर में होता है, तो आपको बोलना है कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में हमारे शरीर में ये मिलता है। बिल्कुल सही आपका उत्तर है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों आपको याद होगा हमारे पेट में एक बाइल बनता है, तेजाब बनता है। इसको मैं तेजाब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको पित्त भी बोलते हैं, पित्त। ठीक है, आप बिल्कुल भी इसको तेजाब से कंफ्यूज नहीं करेंगे, अपने हिसाब से आंसर दीजिए। बच्चों जो हमारे पित्त बनता है शरीर में, वो पीला और हरे रंग का होता है। वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है? का पीएच पूछ रहा है, कहने का मतलब है आपसे पित्त का पीएच पूछ रहा है। क्षारीय होता है या इनमें से कोई नहीं? पित्त, पित्त बच्चों हमारे शरीर में जो बाइल होता है वो कैसा होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जल्दी से आंसर दे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों हमारा जो पित्त होता है, बहुत ध्यान से देखिए, जो पित्त शरीर में बनता है, ये बेसिकली इसको आप लोग बोलते हो पित्त रस, यानी कि बाइल। लेकिन बच्चों मजे की बात यह है कि बच्चे इसको अक्सर गलत कर देते हैं। देखिए हमारे शरीर में दो दो तेजाब होते हैं, दो तेजाब होते हैं। एक तेजाब होता है जिसको आप बोलते हो HCl, ये आपके पेट में होता है। इसका जो पीएच होता है बच्चा जी, वो होता है आपका मैक्सिमम पीएच में बता रही हूँ 0.5 से लेकर 1.5 या मैक्सिमम 2, ये इसका पीएच होता है। तो इसका मतलब HCl जो हो गया बहुत ज्यादा एसिड हो गया, भाई इसके आगे भी लिखा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन बच्चों जो पित्त रस होता है ना, ये बिल्कुल उल्टा होता है, ये हाईली अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है।
हाईली एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। बच्चे इसको बहुत गलत करते हैं। इसका सही आंसर आएगा क्षारीय यानी कि अल्कलाइन। बच्चों इसका पीएच मैं आपको बता दूं, इसकी पीएच वैल्यू होती है 8.5 से लेकर और 11.2, ये इसकी पीएच रेंज होती है बाइल जूस की। और आपको पता है बच्चों इसकी पीएच ऐसे ही हो गया जैसे साबुन होता है, साबुन भी हाईली अल्कलाइन होता है, वैसे ही आपका बाइल जूस होता है। और बच्चों ये केवल आपकी पित्त की थैली में बनता है, आपके शरीर में और कहीं नहीं बनता है। बच्चों उसका मुख्य काम क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन? बाइल जूस हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? आप बोलोगे कि मैम HCl है तो सही, खाना पचाने के लिए हमें बाइल जूस का क्या जरूरत है? तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ बच्चों, बाइल जूस का जरूरत बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, बच्चे गलत करते हैं। बाइल जूस की प्रकृति अल्कलाइन होती है, इसका पीएच 8.5 से लेकर 11.2 होता है। और बच्चों बाइल जूस आपके शरीर में एक ही चीज का पाचन करता है, आप जो भी वसा खाते हो, हाईली फैटी एसिड्स खाते हो, हाई फैटी एसिड्स, आप वसा, घी, तेल, मतलब केवल वसीय अम्ल, आपके शरीर में जो वसा जाती है, जो फैट जाता है, जो ऑयलीनेस जाती है बच्चों, बाइल जूस आपके शरीर में वसा के पाचन को शुरू करता है। अगर बाइल जूस आपके शरीर में नहीं निकलेगा तो आपके शरीर में वसा का पाचन होना बंद हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा, या आपको मुसीबत हो जाएगी, पेट फूल जाएगा, पेट में गड़बड़ी हो जाएगी, भारीनेस हो जाएगी, पेट में जो फैट है वो पचेगा नहीं और पॉटी के रास्ते वो जो फैट है वो ऐसे ही निकल जाएगा, पचेगा नहीं, वो शरीर को लगेगा नहीं वो फैट। तो बाइल जूस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द इमल्सिफिकेशन। बच्चों बायोलॉजी की भाषा में हम इसको बोलते हैं इमल्सिफाई, इमल्सिफिकेशन, यानी कि फैट जब आप खाते हो तो उसको तोड़ने के लिए, फैट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है गाइस, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, इसको शुरुआत में तोड़ने के लिए हमें एक तगड़े पीएच एजेंट की जरूरत होती है। जैसे कपड़ों पर कभी चिकनाई लग जाती है तो आप क्या करते हो, वहां पे साबुन से घिसते हो ना उसको, कपड़ों पे कभी चिकनाई गिर जाती है, साबुन से घिसते हैं कि नहीं घिसते? घिसते हैं ना। क्यों घिसते हैं? कि साबुन क्या करेगा, चिकनाई को काट देगा। तो वैसे ही जब आप चिकनाई खाते हो तो आपके शरीर में उसको काटने का काम किसका होता है बच्चा जी? बाइल जूस का होता है। बनाता कौन है? हु प्रोड्यूसेस बाइल जूस? ये जो मैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रही हूँ उसको नोट करते रहिए, अच्छी लगती रहे वीडियो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को बोलिए आने के लिए। बच्चों बाइल जूस जो है बनता कहाँ है, कौन बनाता है इसको आपके शरीर में? बाइल जूस का निर्माण कौन करता है बताइए? पित्त रस का निर्माण कौन करता है? कौन करता है बच्चों? पित्त रस का निर्माण, इसको प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोडक्शन कौन करता है बताएं? बच्चों लीवर करता है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से दिख लीजिए, सुन लीजिए। बाइल जूस को बनाने वाला होता है लीवर, लेकिन लीवर उसको कहीं और अन्यथा स्टोर करता है। आपके शरीर में लीवर के ठीक ऊपर, वेरी गुड आरिफ, आपके लीवर के ठीक ऊपर एक थैली होती है। सुधीर इंग्लिश क्या सीसैट के लिए? इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज वोकैबुलरी ये सब पूछ रहे हो? अच्छा एक मिनट रुको आप, मैं अभी क्लास के बाद आपको बताती हूँ, आप बने रहना। देखो हमारे अकेडमी में फ्री क्लास चलता है, वहां पर हम लोग पूरा आपको वो करा रहे हैं, इंग्लिश का तैयारी कराते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का फुल ऑन इंग्लिश में। मेरे ख्याल से एक मिनट रुको, मैं आपको बताई देती हूँ, होल्ड करो। साइड में नाम लिखा होगा सर का, एक मिनट रुकिए, मैं इंग्लिश के लिए आपको टीचर का नाम बताती हूँ। बहुत अच्छे टीचर है हमारे इंग्लिश के। ये हमारा सी सैट का बैच चल रहा था, सारांश सर है या डीसी मिश्रा सर है? डीसी मिश्रा और सारांश सर है। आप एक बार सुधीर जी एक बार आप क्या करिएगा, आप अन अकेडमी की ऐप पर जाइएगा और वहां पे इंग्लिश डालिएगा, तो आपको 2-3 टीचर्स हैं बहुत अच्छे हमारे पास, आपको मिल जाएंगे उनके नाम। ठीक है ना, एक आध क्लास अटेंड करके देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना है, कोई शुल्क आपको नहीं देना है अलग से। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया आपने, जो मैंने आपको बाइल जूस के बारे में बातें बताई है आपने नोट कर लिया है कि बाइल जूस लीवर बनाता है, बाइल जूस का पीएच अल्कलाइन होता है, बाइल जूस का काम होता है वसा का पाचन के लिए हेल्प करना, इमल्सिफिकेशन करना, और बाइल जूस की प्रकृति बहुत ज्यादा कैडी होती है, साबुन जैसी होती है, और स्टोर कहाँ पे होता है? पित्त की थैली में होता है। बात समझ आ गई? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें हड्डियों का, कौन सी ऐसी चीज है जो हड्डियों में नहीं मिलती है आपके?
इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके हड्डियों में नहीं मिलती है बच्चा जी, बताइए? कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। वेरी गुड आराधना, वेरी गुड। कौन सी चीज नहीं मिलती है? ऑक्सीजन। बाकी सब कुछ मिलता है हमारी हड्डियों में, केवल जो है क्या नहीं मिलता है? केवल ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन लिखा हुआ है, लेकिन हाँ नहीं बच्चों, ऑक्सीजन मिलता है, सॉरी, ऑक्सीजन मिलता है। फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट के सॉल्ट में ऑक्सीजन होता है, PO4। तो ऑक्सीजन भी है, फॉस्फोरस भी है, कैल्शियम भी है। द राइट आंसर इज कार्बन। मैं कंफ्यूज हो गई, कार्बन बच्चों, द राइट आंसर इज कार्बन। ऑक्सीजन तो होता है ना कैल्शियम फॉस्फेटेज में, ऑक्सीजन तो होगा। ऑक्सीजन कैसे नहीं होगा? बिना ऑक्सीजन के तो हड्डी का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो नोट करिए, द राइट आंसर इज कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है कि आपके शरीर में है ना शर्करा, यानी कि हम ब्लड शुगर जो टेस्ट करते हैं, या जिसे आप ग्लूकोज बोलते हो, ग्लूकोज को चेक करने के लिए हम कौन से सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन, हाइपोविलियन, आयोडीन सॉल्यूशन, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बच्चों ये आपने नवी क्लास में पढ़ा होगा, कभी ध्यान दिया हो तो, कि नवी 10वीं की किताबों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के टेस्ट आपको कराए जाते थे। तो बताइए कि अगर आपको ग्लूकोज का टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, तो उसके लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल होगा? ब्राइन सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन? बच्चों द राइट आंसर इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। आयोडीन का टेस्ट जो हम करते हैं वो हम स्टार्च के लिए करते हैं। हाइपो का हम जब टेस्ट करते हैं हम नाइट्रोजन के लिए या यूरिया के लिए करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है बच्चों वो कोई कुछ नहीं होता, ब्राइन सॉल्यूशन को कहा जाता है नमक और पानी का घोल। जब आप नमक और पानी को मिला देते हैं तो जो नमकीन सॉल्यूशन बनता है उसी को ब्राइन वाटर कहा जाता है। ब्राइन, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्राइन में कुछ नहीं होता, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी इज नोन एज ब्राइन। और बच्चों बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है उससे आपके कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का पता चलता है। ठीक है, समझ आ गया? हाइपो सॉल्यूशन से नाइट्रोजन और यूरिया का पता चलता है, आयोडीन से स्टार्च का टेस्ट होता है, किसी चीज में स्टार्च होगा, मांड होगा। और अब आप कहोगे कि मैम स्टार्च भी तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च होता है वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, और जो आपका ग्लूकोज होता है वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालते ही फौरन उसका जो कलर है सॉल्यूशन का बदल जाता है, और उससे पता चल जाता है कितनी कंसंट्रेशन में आपके ब्लड में या आपके यूरिन में जो ग्लूकोज है वो बाहर निकल रहा है। रिवीजन हो रहा है अच्छे से? जो बच्चे अभी भी वीडियो पर आ रहे हैं लाइक शेयर करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों सिगरेट लाइटर आपने सुना होगा, लाइटर होता है जिससे सिगरेट या ये सब जलाया जाता है, उसमें कौन सा गैस होता है? सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है बताइए? वेरी गुड आरिफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आपका, मजेदार आंसर आया है। और कोई बच्चा बताए आरिफ ने क्या जवाब दिया भाई, या आप लोगों का क्या जवाब है? अपना जवाब दे मुझे बच्चों। यस, वेरी गुड, ब्यूटेन, वेरी गुड आराधना। बच्चों सिगरेट लाइटर में जो वो गैस होता है, जो लिक्विड भरा होता है, आपने देखा हो, जो कट 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 करके आप जलाते हो, कौन सा गैस होता है वो? कौन सा केमिकल होता है? ब्यूटेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पिछले 5 सालों में कम से कम भी 25 बार ये क्वेश्चन स्टेट PCS, UPSI और मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों वेल्डिंग के लिए जब आप आयरन वेल्डिंग करते हो या कुछ भी करते हो तो जो वेल्डिंग वाला होता है वो दो गैसें आपने देखा होगा, एक ऐसे निकालता है गैस, एक इधर से फूंक मारता है, इधर से गैस निकालता है। तो दो गैसों का इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग में। आपको बताना है वेल्डिंग के लिए हम किस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। हेलो ऋतिक, हेलो ऋतिक, नमस्कार जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऋतिक आई एम परफेक्टली फाइन। अच्छा वेल्डिंग के लिए हम कौन से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं? एसिटिलीन हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम। वेरी गुड आराधना एंड आरिफ, दोनों के जवाब बिल्कुल सही हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑक्सीजन बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है, यानी कि पेपर में आ चुका है। वेरी गुड ऋतिक, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। बच्चों मस्टर्ड गैस आपने सुना होगा, हिटलर इसका इस्तेमाल करता था लोगों को हजारों की संख्या में मारने के लिए। जहरीली गैस मस्टर्ड गैस का वो इस्तेमाल करता था, लाखों हजारों लोग उसने इस गैस चैम्बर में लोगों को ठूस देता था और वहां पे ये गैस छोड़ देता था। तो आपको बताना है कि ये लिक्विड टॉक्सिक मस्टर्ड गैस का स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। ये गैसियस होती है कि तरल होती है कि ठोस होती है या इनमें से कोई नहीं होती है। टॉक्सिक मस्टर्ड गैस की ओरिजिनल जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या होता है, ओरिजिनल अवस्था क्या होती है इसकी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। मस्टर्ड गैस में जो विषाक्तता होती है ना वो सल्फर की वजह से होती है, याद रखिएगा। और इसकी ओरिजिनल प्रकृति जो होती है, यस वेरी गुड आरिफ, ये तरल होती है। बिल्कुल सही आपने बोला है बच्चों, ये द्रव्य होती है। कहने को गैस लिखा है लेकिन ये द्रव्य होता है, ये एक द्रव्य होता है। इस द्रव्य को स्प्रे की फॉर्म में छोड़ दिया जाता है, ह्यूमिडिफायर की फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। और ये हिटलर इसका इस्तेमाल पहले युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ था बच्चों, नाजीज के खिलाफ जो है, नाजीज ने किया था दूसरों के खिलाफ। तो बेसिकली ये युद्ध की गैस भी कही जाती थी और भयानक गैस ये कही जाती थी। और इसकी असली अवस्था क्या होती है, तरल अवस्था होती है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अच्छा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर हिंदी में पॉलीमर को क्या बोलते हैं बच्चों जी, बहुलक। घी, स्टार्च, प्रोटीन या कॉटन, इसमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सारी चीजें जो है ये प्राकृतिक है। तो आपसे क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यही क्वेश्चन मान लीजिए पेपर में आ जाए, आपसे बायोपॉलीमर्स के बारे में पूछ लिया जाए, यहाँ पे पॉलीमर न लिख के बोल दिया जाए यहाँ पे बायोपॉलीमर नहीं है, तो बच्चों ये बायोपॉलीमर वाला चैप्टर भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड आरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है आपका, वेरी नाइस। कॉटन बच्चों, कपास जो होती है, जो रुई होती है आपकी, यस वेरी गुड ऋतिक। बच्चों वो बहुलक नहीं होती है, यहाँ पे हम घी लगा रखा है लेकिन घी इज द नॉट द राइट आंसर। बच्चों जो रुई होती है ना आपकी रुई, ये प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। और बाकी स्टार्च अपने आप में, स्टार्च भी अपने आप में क्या है, पॉलीमर है। प्रोटीन अपने आप में पॉलीमर है और घी भी अपने आप में पॉलीमर है, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉलीमर हैं, लेकिन जो रुई है, जो कपास है, वो पॉलीमर नहीं है। हेलो राहुल यादव जी, नमस्कार, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत करते हैं आपका अकादमी पर। तो बच्चों द राइट आंसर इज कपास। बच्चों ये पेपर में आ जाए तो उसको नोट कर लीजिए आप एज इट इज। जो भी मैंने अभी तक आपको 250-300 क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं इस 11 बजे की क्लास में, मैं एक महीने में आपको मेरे ख्याल से 300 क्वेश्चन करा चुके हैं हम, ठीक है। और अगर नहीं कराए हैं तो कल तक परसों तक हो जाएंगे। तो बच्चों ये सारे रिवाइज कर लीजिए, आने वाले पेट के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। गाइस आपको बताना है कि जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक, ठीक है, आप अगर प्लास्टिक को जलाएं तो प्लास्टिक के जलाने से कौन सी गैस निकलेगी, या उसको उसके बनने में, निर्माण में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है। पॉली नाइट्रोजन, बच्चों हिंदी वाले ऑप्शन देखिएगा, ये इंग्लिश में मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर रखा है। पॉली नाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन और पॉलीइथिलीन। प्लीज हिंदी वाले ऑप्शन देखिएगा, इंग्लिश वाले गलत लिखे हुए उन्होंने, टाइपिंग एरर है। बच्चों प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है बताइए। पॉली नाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन, पॉलीएनेथिलीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बच्चों उसका सही आंसर है
गड़बड़, हाँ बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल नहीं नहीं आप सही बोल रहे हो, दैट इज पॉलीथिलीन। मैं इसकी स्पेलिंग ठीक करके लिखती हूँ यहाँ पे, पॉलीइथिलीन। ठीक है, जो प्लास्टिक आप लोग घर में जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हो ना बच्चों, वो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीथीन बोलते हो आप। तो पॉलीथीन के अंदर उसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉलीथिलीन। तो अगर आप इसको जलाते हो तो इथिलीन गैस रिलीज होती है। बिल्कुल सही आंसर है आरिफ आपका, घबराओ मत, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। और जिन बच्चों के आंसर्स गलत हो रहे हैं, हेलो संजय कृष्णा जी, संजय कृष्णात्रा जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका अकाडमी पर। तो बच्चों आंसर ठीक कर लीजिए, पॉलीथिलीन। प्लास्टिक जो नॉर्मल आप घरों में इस्तेमाल करते हैं चीजों को कैरी करने के लिए, दैट इज पॉलीथिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आपको बताना है बच्चा जी, जब बुलेट प्रूफ आप किसी चीज को बुलेट प्रूफ बनाते हैं तो उसमें हम कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, एक बार हिंदी चेकआउट करिए, इंग्लिश में थोड़ा गलत हो रही है स्पेलिंग। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीअमाइड, पॉलीथिलीन और पॉलीकार्बोनेट। बच्चों बुलेट प्रूफ बनाने के लिए हम कौन से पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। आप इसको वन लाइन लिखकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि जब हम बुलेट प्रूफ चीजें बनाते हैं तो उसके लिए हम कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीअमाइड, पॉलीथिलीन और पॉलीकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये यूपी पीसीएस में आ चुका है, मैचिंग में आया था, ये क्वेश्चन डाला गया था इस तरफ। प्लास्टिक का एक क्वेश्चन था जिसमें 4 नाम दिए गए थे, उनको उनके यूज के हिसाब से मैच करना था। सबके आंसर्स गलत है, सबके आंसर्स गलत है बच्चों। जब हम बुलेट प्रूफ चीजें बनाते हैं तो वहां पर हम, हाँ सबके आंसर्स, पीवीसी नहीं आएगा बच्चा जी, पीवीसी का इस्तेमाल होता है आपके, देखो ये जो आप चार्जिंग वायर लगाते हो, या आप ये जो आपके घरों में प्लास्टिक की वायरिंग चलती है ना, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, जिसमें आपके वाटर आपका उसका सैनिटरी पाइप जो बनाए जाते हैं पीवीसी से, सैनिटरी पाइप, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए पाइप बनाए जाते हैं। तो बच्चों पीवीसी का इस्तेमाल तो आपके मोबाइल चार्जर के तार में, वैसे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स में होता है। तो इसका सही आंसर होगा पॉलीअमाइड, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉलीअमाइड is used for bulletproof substances। बच्चों ये नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, और मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, नाम भी नोट कर लीजिए हाथ के हाथ। बच्चों पॉलीअमाइड जो फाइबर होता है उसके एग्जाम्पल अभी के अभी नोट करिए, अभी नोट करिए कॉपी पेन में। एग्जाम्पल नंबर 1 केवलर। कभी कभी पेपर में केवलर के नाम से क्वेश्चन आता है कि केवलर क्या चीज है, केवलर कहाँ इस्तेमाल होती है बच्चों, केवलर की जैकेट बनाई जाती है, जो लोग जैसे अग्निशामक वाले होते हैं, या जो लोग बॉम्ब स्क्वाड वाले होते हैं, बॉम्ब दस्ते वाले होते हैं, वो केवलर की जैकेट्स पहनते हैं। केवलर एक पदार्थ होता है, केवलर किससे बनाया जाता है, पॉलीअमाइड से। बच्चों आप यहाँ पे स्पाइडर सिल्क, दूसरा एग्जाम्पल नोट करिए, स्पाइडर सिल्क। तीसरा एग्जाम्पल नोट करिए, एबेलॉन। बच्चों ये एग्जाम्पल बार बार आपको नहीं मिलने वाले हैं। और चौथा एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ट्वेरॉन। ये 4 बुलेट प्रूफ के मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, केवलर, स्पाइडर सिल्क, एबेलॉन, EABALON, एबेलॉन और ट्वेरॉन। और बच्चों ये इनका बेसिक मटेरियल क्या होता है, पॉलीअमाइड होता है, नोट करिए। बच्चों अगर आप इसमें गोली भी मार दोगे ना इस जैकेट में, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और बच्चों जब इन धागों को सिला जाता है ना आपस में, जब जैकेट बनाई जाती है, अंदर एक जेल लगाया जाता है। आपको मैं बता दूं वो जेल क्या होता है, उसको रेजिन बोलते हैं। तो जब जैसी गोली लगती है, गोली मारता है कोई किसी को, तो ये रेजिन जो होता है ये जेल की तरह होता है। तो ये जेल जो है प्रेशर को, गोली जब आती है, जिस प्रेशर से गोली आती है, बुलेट आती है बच्चों, उस प्रेशर से इस गोली के प्रेशर को फैला देता है। और इससे क्या होता है कि चोट कम लगती है, या जो बुलेट है वो सीधे मांस के अंदर नहीं जाती है। चारों नाम नोट कर लीजिए बुलेट प्रूफ के, केवलर, स्पाइडर सिल्क,
एबेलॉन और ट्वेरॉन, TWARON। और बच्चों उनका क्या, आपका केमिकल नाम नोट कर लीजिए, पॉलीअमाइड फाइबर कहा जाता है। बच्चों देखो मेरी क्लास में आप जब भी आओगे आपको मजेदार चीजें मिलेंगी। और इसी बात पर जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा है, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों आपको बताना है कि जब चींटियां काटती हैं तो हमें दर्द होता है, हमें एक चुभन होती है चींटियों के काटने से, ऐसा क्यों होता है बताइए? चींटियों के काटने से चुभन होती है, क्यों होती है? एसिटिक एसिड, मेथनॉल, फॉर्मिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। वेरी गुड सुधीर जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपका। चींटियों के काटने से हमें जलन क्यों होती है बच्चों? वेरी गुड आराधना, आरिफ, ऋतिक, वेरी नाइस। फॉर्मिक अम्ल बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है HCOOS और इसका दूसरा नाम होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। नोट कर लीजिए, ये पेपर में मेथेनोइक एसिड के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार ऑप्शन में आपको वो फॉर्मिक एसिड की जगह मेथेनोइक एसिड लिख के भेज देगा। वेरी गुड संजय जी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों आपने देखा होगा जब लहसुन होती है, जब लहसुन कहीं पर भी कट रही हो तो बड़ी अच्छी अजीब सी स्मेल आती है, और जो लोग लहसुन नहीं खाते उनको ये बदबू लगती है और पूरे घर में फैल जाती है, ये हाथों में भी काफी देर तक स्मेल रहता है। बच्चों ऐसा ऐसा गार्लिक में क्या होता है कि जिसकी वजह से उसमें अजीब सा स्मेल होता है? उसके अंदर क्लोरो कंपाउंड होता है, उसके अंदर सल्फर होता है, उसके अंदर फ्लोरीन होता है, या उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है? बताइए लहसुन के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से उसका स्मेल बहुत तगड़ा सा स्मेल एक आता है? चलिए ऋतिक का और आरिफ का जवाब आ गया है बी, यानी कि सल्फर, और बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड गाइस, सल्फर। बच्चों प्याज के अंदर भी सल्फर होता है, हमेशा याद रखिए। प्याज जब हम काटते हैं तो आंसू आ जाता है, सल्फर का एक कंपाउंड होता है उसके अंदर बच्चों, वो हमारी आंखों में आंसू उत्पन्न कर देता है। और ऐसे ही बच्चों जो गार्लिक होता है, होता तो सल्फर का ही है लेकिन दूसरा होता है, लेकिन बेसिक उसमें क्या चीज होती है? सल्फर। जो दोनों चीज कॉमन है प्याज और लहसुन में, वो सल्फर की मात्रा है, सल्फर। सो वेरी गुड, द नेम इज सल्फर, बहुत अच्छा आंसर। गंधक। और बच्चों सल्फर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? गंधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधक। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों आपने देखा होगा हमारी दुनिया में ऐसी जगह भी है जहां पर बर्फ इतना ज्यादा होता है कि जो पूरी झील होती है वो झील पूरी की पूरी जम जाती है। अब आपको बताना है कि जब कोई झील जम गई तो उसके अंदर जो मछलियां हैं वो कैसे सरवाइव कर रही हैं? बताइए झील के अंदर जो मछलियां होती हैं वो कैसे सरवाइव कर रही हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है ये, और ये और भी स्टेट पीसीएस में आ सकता है। बच्चों मेरे जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको कराती हूँ ना, सारे क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत अच्छा होता है। बच्चों हिंदी में पढ़िएगा क्योंकि इंग्लिश में ना थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है हमारे टाइपिस्ट सर ने। हिंदी में पढ़ के आंसर दीजिएगा। मछलियां गर्म रक्त वाली होती हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड होती हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में, यानी कि हाइबरनेशन में चली जाती हैं। ऋतिक थोड़ा सा आप एक काम करें, अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें और पीछे से सारे एप्लीकेशंस को बंद कर दें जी। और हिंदी में बच्चों चेक करें, इंग्लिश में हमारे टाइपिस्ट सर ने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है। बच्चों तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि नीचे पानी नहीं जमता है, बर्फ हमेशा ऊपर जमती है, बर्फ नीचे की तरफ नहीं जमती है। और चौथा ऑप्शन है कि बर्फ ऊष्मा का सुचालक है, यानी कि आइस इज द कंडक्टर ऑफ हीट। संजय जी बोल रहे हैं डी और आर्य बोल रहे हैं बी। और कोई बच्चों और कोई जवाब है? और कोई जवाब कोई बच्चा देना चाहे?
बच्चों सभी का आंसर गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। बच्चों हमेशा याद रखिए ये आपकी झील है, ये ऊपर बर्फ जम गया, ठीक है। बच्चों बर्फ जितना भी मोटा जम जाए, हाँ नहीं नहीं, बर्फ आराधना जितना भी मोटा जम जाए, जितना मोटा जमता चला जाएगा, हमेशा याद रखिए आइस इज द बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो कितनी बढ़िया आज आपने हमारी क्लास में छोटी सी बात लर्न करी है। बच्चों अगर आप किसी पानी के ऊपर बर्फ को लगा देते हैं तो उसके नीचे का जो तापमान है कम से कम 4 डिग्री कम हो जाता है। बर्फ जो होती है ना, वो आपने देखा होगा कि जो अंटार्कटिका में लोग रहते हैं वो इग्लू बनाकर रहते हैं, बर्फ के मकान बनाकर रहते हैं। बर्फ ही बर्फ की ठंड को काट देती है। तो बच्चों ये बर्फ क्या करती है, अंदर की तरफ जो सर्दी है, बर्फीली जो हवाएं हैं उनको अंदर आने से रोकती है। ऐसी बच्चों जब सर्दियों में झील जम जाती है तो झील के जमने के बाद जो ऊपर मोटी सी लेयर होती है वो नीचे के जो जीव होते हैं, पानी में जो झील में नीचे जीव होते हैं उनको गर्म रखती है। ऊपर से कम 4 डिग्री तापमान जो है नीचे गर्म रहता है, और इसी वजह से जो मछलियां हैं बच्चों वो मरती नहीं है। तो आपको याद रखना है कि बर्फ हमेशा ऊपर जमता है, पूरा बर्फ पूरा झील कभी भी पानी में नहीं जमता है, पूरा बर्फ कभी भी पानी में झील में नहीं जमता है। मोटी लेयर जम जाएगी लेकिन पूरा झील नहीं जमेगा। और इसका सही ऑप्शन है कि नीचे जहाँ पे झील का बिल्कुल तला होता है, बेस होता है, वहां पे कभी भी पानी नहीं जमता है। और आइस इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस जो है वो गर्मी का कुचालक है, सुचालक नहीं है। बच्चों नोट कर लीजिए ये बातें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। नोट करते रहिए बच्चों, और इसी बात पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूं मैं। बच्चों आपको बताना है कि जब आप मछलियों को जल से निकाल देते हैं, जब आप मछलियों को जल से निकाल देते हैं तो वो मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं बताइए? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाती है पानी से बाहर आकर, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वो सांस नहीं ले पाती हैं, या वो जल में चल नहीं पाती हैं। बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन है लेकिन लॉजिक लगाएंगे तो बहुत आसान है। मछलियां पानी से बाहर निकाल के क्यों मर जाती हैं भाई? ऑक्सीजन तो हमारे ऊपर भी है, वातावरण में भी ऑक्सीजन है, हम भी तो सांस ले रहे हैं ना। तो मछलियां पानी से निकालने के बाद क्यों मर जाती है बच्चों? शारीरिक ताप बढ़ जाता है। अच्छा, और कोई आंसर बच्चा जी? चलिए आरिफ का आ गया कि वो सांस नहीं ले पाती हैं। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए। एक तो जल में चल नहीं पाती हैं, इसका इसका कोई मतलब नहीं है, और दूसरा कि उनका ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाती है। बच्चों देखो, हर जो भी धरती पर जीव है, सांस लेने के लिए उसको एक ऑर्गन का जरूरत होता है ना, एक एक उनको शरीर में अंग की जरूरत होती है, और मछलियों में गलफड़े होते हैं। तो गलफड़े तभी काम करेंगे जब वो पानी में होंगे, यानी कि वो सांस नहीं ले पाती हैं। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है सी। वेरी गुड आराधना एंड आरिफ। बच्चों उसका सही आंसर है सी, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही है पानी के अंदर, उनके पास गलफड़े हैं, फेफड़े नहीं है। फेफड़े होते तो वो बाहर भी सांस ले लेती, जब फेफड़े है ही नहीं, गलफड़े हैं, तो बच्चों ऐसे में क्या होगा, गलफड़ों को पानी चाहिए होता है, इसलिए वो लोग पानी से बाहर निकालते ही मर जाती हैं। समझ आ गया बच्चा जी? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ आरिफ, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन इस तरीके का करवाया था, याद रखिएगा। वेरी गुड, चलिए थैंक यू। अगला क्वेश्चन बच्चों, आपने बल्ब में फ्यूज, आपने इलेक्ट्रिसिटी कोई चीज आप यूज करते हैं तो आपने फ्यूज देखा होगा, फ्यूज वायर या फ्यूज। बच्चों फ्यूज का काम करने का सिद्धांत क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूज का काम करने का सिद्धांत क्या है? ये विद्युत का रासायनिक प्रभाव है, ये विद्युत का मैकेनिकल प्रभाव है, ये विद्युत का ऊष्मीय यानी कि हीट का प्रभाव है, थर्मल प्रभाव है, थर्मल इफेक्ट है, या ये चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक। बच्चों फ्यूज वायर कैसे काम करता है? आपसे सीधा ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी में जब आप फ्यूज वायर लगाते हो, ये फ्यूज उड़ जाता है, कभी कभी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो फ्यूज उड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है?
वेरी गुड ऋतिक, आर्य, वेरी गुड। बच्चों, जब बिजली बहुत तेजी के साथ आती है तो बिजली के साथ ऊष्मा भी आती है, हीट भी आती है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ हीट भी आती है। वेरी गुड आराधना, वेरी गुड सुधीर, वेरी गुड। तो बच्चों, थर्मल प्रभाव, थर्मल का मतलब हो गया इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने साथ हीट लेकर आती है कि बच्चों वो जो फ्यूज वायर होता है वो टूट जाता है और उसको कहते हैं फ्यूज उड़ जाना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और आपके जवाब भी बहुत बढ़िया थे, वेरी गुड। और इसी बात पर जो बच्चे लगातार हमारी वीडियो से बने हुए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों आप जब कभी फ्यूज वायर इस्तेमाल करते हो, फ्यूज वायर बनाने के लिए क्या चीज ध्यान में रखी जाती है? उसमें रेजिस्टेंस पावर कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंट पावर भी कम होता है और गलनांक भी कम होता है, उसका रेजिस्टेंट पावर ज्यादा होता है और गलनांक कम होता है, और उसका रेजिस्टिव पावर भी ज्यादा होता है और गलनांक भी ज्यादा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है बच्चों, पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए, जब आप फ्यूज वायर बनाते हैं तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा जाता है? बच्चों, अभी अभी मैंने आपसे बोला कि जब बहुत तेज बिजली आती है तो बिजली अपने साथ हीट को लेकर आती है। अब हीट लेकर आया तो फ्यूज वायर जो होता है बच्चों वो फौरन से गल जाता है, उसको कहते हैं फ्यूज वायर टूट जाना। तो ऐसे में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, गलनांक ज्यादा होना चाहिए कि गलनांक कम होना चाहिए? क्योंकि बिजली के प्रवाह को देखते हुए, वोल्टेज को देखते हुए हमेशा फ्यूज वायर का निर्माण करा जाता है कि भाई यहाँ पर 220 वोल्टेज आएगा तो इस हिसाब से कितना मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। चलिए, किसी का भी जवाब सही नहीं आया है। बच्चों, रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो फटाक से हीट बढ़ेगा, और वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंट पावर भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम रेजिस्टेंट पावर होगी तो कम वोल्टेज में ही फ्यूज उड़ जाएगा। तो बच्चों, पावर, रेजिस्टेंट पावर ज्यादा होनी चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। हमेशा बच्चों, किसी चीज का आप कहते हैं ना यार मैं इतना प्रेशर लेके पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पे बिजली में भी वही बच्चों बात लागू होती है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंट पावर होगा उतने ज्यादा बिजली के फ्लक्चुएशन को वो बर्दाश्त कर लेगा। उसके बाद जैसे ही बिजली बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फौरन वो फ्यूज उड़ जाएगा, और जो आपका जो उसमें तार लगा हुआ था वो फौरन ही गल के उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे वो बिजली जो है वो आगे की तरफ ना जा पाए और आपके घर में जो बिजली के उपकरण हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो खराब ना हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चा जी। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों आपको बताना है इसमें नाभिकीय ईंधन के लिए हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? Which of the following is not used for nuclear fuel? यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम, प्लूटोनियम। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार मैं ही पढ़ा चुकी हूँ उसको। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत। और देखते ही समझ आ जाना चाहिए, देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है। वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड आरिफ, वेरी गुड आराधना, सुधीर, बहुत बढ़िया जवाब। कैल्शियम। बच्चों, कैल्शियम का कोई मतलब ही नहीं है। हम नाभिकीय फ्यूल में किसका इस्तेमाल करते हैं? नाभिकीय चीजों का। तो यूरेनियम तो है ही मेन, थोरियम भी है, प्लूटोनियम भी है, केवल कैल्शियम नहीं है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों जब यूरेनियम पूरा टूट जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया है अपनी क्लास में, मुझे बहुत अच्छे से याद है। यूरेनियम का अंतिम उत्पाद क्या होता है? और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है पेपर में। यूरेनियम का अंतिम उत्पाद क्या होगा? लेड, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम। बहुत तेजी के साथ जवाब आना चाहिए मेरे पास। अंतिम पदार्थ, अंतिम।
बच्चों ये यूपी पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। वेरी गुड अरे, वेरी गुड ऋतिक, सुधीर, बहुत बढ़िया जवाब। बच्चों लेड हमेशा याद रखिए, यूरेनियम नहीं। अगर यहाँ पे यूरेनियम की जगह थोरियम लिखा होता, यहाँ पे यूरेनियम की जगह थोरियम होता, या थोरियम की जगह प्लूटोनियम होता, या रेडियम होता, लेकिन अंतिम पदार्थ कोई भी न्यूक्लियर चीज है, कोई भी रेडियो एक्टिव चीज है, थंब रूल मैंने आपको समझाया था। अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम पदार्थ आपसे पूछ रहा है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एलिमेंट आप आंख बंद करके उसका जवाब सीसा दे दीजिए, लेड दे दीजिए। लेड पे जाकर सारी रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है। नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी पढ़ाया है बहुत बार, हर बार जब भी रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई है, जब जब मैंने आपको ये सारी बातें वहां पर समझाई थी। क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका, चलिए तो बच्चों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसको, इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा जो बच्चे बाद में मेरी क्लास में जुड़े हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लूंगी, 1:30 बजे मिलती हूँ। आज एनिमल किंगडम पढ़ाने जा रहे हैं प्लस की क्लास में, जंतु जगत, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो आइएगा जरूर मेरी प्लस क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखें। मिलती हूँ आपसे 1:30 बजे अपनी प्लस क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद एंड जय भारत। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।